राम राम भाई सरन है। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ भाई क्वांटम मैकेनिक्स की न्यू वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी ब्रोय हाइपोथेसिस। वैसे नॉर्मली हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, बट इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो है भाई डी ब्रोय हाइपोथेसिस। जो हमारा साइंटिस्ट था भाई वो था लुइस विक्टर डी ब्रोय, जिसने हमें ये हाइपोथेसिस दिया था। ये भाई कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस था। इसको बाद में एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया गया भाई। तो उन्होंने क्या हाइपोथेसिस दिया था? उनके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू डिब्रोय देर इज ए वेव एसोसिएट विद एवरी मैटर पार्टिकल दैट इज नोन एज मैटर वेव। ठीक है, उन्होंने बताया कि हमारे पास जितने भी मैटर पार्टिकल होते हैं उनके साथ वेव एसोसिएट होती है भाई। देखो हमारे पास दो स्पेस होते हैं भाई, पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस। पोजीशन स्पेस में हमें मैटर दिखता है, लेकिन अगर हम मोमेंटम स्पेस में देखें तो मोमेंटम स्पेस में हमें उस मैटर पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट होती है हमें वो दिखाई देती है। तो ये किसने बताया था? ये बताया था भाई डी ब्रोय ने। उसने सिर्फ ये एक हाइपोथेसिस दिया था कि हमारे पास ऐसे होता है भाई। तो जो उसने बताया कि हमारे पास जो मैटर वेव होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है भाई लैम्डा बराबर होता है एच बाई पी, वेयर पी क्या है? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है। लैम्डा क्या भाई? हमारे पास वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव विच एसोसिएट विद ए पार्टिकल, मतलब जो पार्टिकल के साथ एसोसिएट होती है ना उस वेव का क्या होता है? वेवलेंथ होता है। और जो पी है वो क्या है? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है। यहाँ पे पार्टिकल की बात भी की जा रही है और पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट है उसकी बात भी की जा रही है भाई। मतलब ऑल मूविंग पार्टिकल शोज ड्यूल करेक्टर, मतलब जितने भी मूविंग पार्टिकल है सारे ड्यूल करेक्टर को शो करते हैं। एक करेक्टर हो गया पार्टिकल और दूसरा करेक्टर क्या हो गया? वेव हो गया। मतलब पोजिशन स्पेस में अगर हम देखते हैं तो हमें पार्टिकल दिखाई देता है, मोमेंटम स्पेस में हम देखते हैं तो हमें वेव दिखाई देती है। अब भाई हमारे पास टू टाइप का मोशन होता है भाई, एक होता है नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन और एक होता है रिलेटिविस्टिक मोशन भाई। जो नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन है वो हमारा जो प्रैक्टिकल मोशन है वो होता है भाई, लाइक ट्रक का मोशन हो गया, कार का मोशन, बाइक का मोशन, ह्यूमन बॉडी चलती है उसका मोशन। उसको हम क्या कहते हैं? नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन कहते हैं। मतलब हमारा वो मोशन जो स्पीड ऑफ लाइट से वेरी 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 लेस हो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन कहेंगे भाई। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो वेवलेंथ है हमारे साथ, मतलब जो भी लार्ज पार्टिकल है जैसे ट्रक हो गया, बस हो गई, जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं उनके साथ जो वेव एसोसिएट होते हैं वो हमें कैसे दिखाई देती है। और फिर हम देखते हैं रिलेटिविस्टिक मोशन की फॉर्म में भाई। देखो पहले हम देखते हैं फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन स्पीड ऑफ पार्टिकल इज वेरी लेस एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। इस मोशन को हम क्या कहेंगे? नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन कहेंगे। हमारा जो लैम्डा भाई वो क्या है? लैम्डा बराबर होता है एच बाई पी। वी नो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल क्या होती है? पी स्क्वेयर बाई टू एम होती है। ये कैसे आता है भाई? देखो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या आती है? हाफ एम वी स्क्वेयर होती है। तो हम क्या करते हैं? नोमिनेटर को एम से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को एम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ऊपर हो जाएगा एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर। एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर को हम क्या लिख देंगे? पी स्क्वेयर बाई टू एम आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास फिर देखो भाई क्या आता है? फिर आता हमारे पास पी स्क्वेयर बराबर हो गया टू एम ई के। ई के क्या? हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल हो गया भाई। ठीक है, और पी क्या हो गया? अंडर द रूट टू एम ई के हो गया। ठीक है, तो हमारा देखो भाई लैम्डा क्या था? लैम्डा बराबर था एच बाई पी। पी की जगह पे क्या लिख देंगे? अंडर द रूट टू एम ई के हो गया। ठीक है, हमने ये वैल्यू पुट कर दी भाई। अब हम क्या निकालते हैं भाई? जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है मूविंग पार्टिकल इन डिफरेंट फॉर्म में निकालेंगे भाई। डिफरेंट फॉर्म में कैसे? लाइक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे, प्रोटॉन के लिए, अल्फा पार्टिकल्स के लिए, इन सब के लिए हम निकालते हैं भाई। तो देखो फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इन डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म में देखो हमारे पास पहले भाई मैं आपको 11th क्लास में लेके चलता हूँ। हमारे पास की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होता है? जैसे हमारे पास हमने 11th क्लास में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ा था भाई कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, तो देखो if a charged particle having charge q is accelerated through a potential difference v volt, then kinetic energy of charged particle क्या हो जाएगा? क्यू वी हो जाएगा। ये क्यू वी कैसे आता है मैं आपको ये ऐसे बता देता हूँ। देखो हमारे पास मान लेते हैं भाई हमारे पास कोई भी दो प्लेट है, हमने एक पे क्या क्या पॉजिटिव चार्ज अप्लाई किया, एक पे नेगेटिव, मतलब हमने दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया भाई। ठीक है, अब हमने क्या किया? हमारा कोई भी प्लस क्यू चार्ज है। अब देखो ये हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्यू को क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये नेगेटिव है, ये प्लस क्यू को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये प्लस क्यू चार्ज है वी वेलोसिटी से क्या करेगा? पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा भाई। ठीक है, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट क्या हो गया? वी हो गया। द चार्ज प्लस क्यू इज मूविंग टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट विद वी वेलोसिटी ड्यू टू रिपल्सन ऑफ पॉजिटिव प्लेट एंड अट्रैक्शन ऑफ
नेगेटिव प्लेट। तो देखो भाई हमारे पास इनिशियल में क्या था, ये चार्ज रेस्ट पर था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज हो गई 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज क्या हो गई, हाफ ऑफ mv² हो गया। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है भाई हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। अब देखो भाई यहाँ पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मतलब चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी 0 है, तो वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या होता है, क्यू वी होता है, क्यू वी बराबर हो गया हाफ mv²। तो क्यू वी का काइनेटिक एनर्जी किससे रिप्रेजेंट करें हम, ई के से। अब वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू वी कैसे होता है, देखो पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, क्यू वी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या आ जाती है, क्यू वी आ जाती है। तो वापस आते हैं भाई टॉपिक पे। तो देखो भाई हमारा क्या हो जाएगा, ये हमने बता दिया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्चार्ज पार्टिकल कितना हो जाता है, क्यू वी हो जाता है। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, h अपॉन में √2m क्यू वी हो जाएगा। जहाँ जहाँ पे हमारे पास ये जो ई के था ना, इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, क्यू वी पुट कर दिया भाई। ठीक है, तो अब देखो भाई अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे निकलेगा, देखो फॉर इलेक्ट्रॉन क्यू बराबर क्या है हमारा ई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होती है। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम हो गया। एच की वैल्यू क्या होती है, 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड हो गया। ठीक है, हमने सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे भाई। देखो तो लैम्डा ई क्या हो जाएगा, h अपॉन में √2me ev हो गया। अब इसको वैसे हम इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, हमारे पास सारी वैल्यू है। ठीक है, लेकिन इसको इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम एक सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। लाइक जहाँ पर हमें वैल्यू बिल्कुल इजीली मिल जाती है हम उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम c से मल्टीप्लाई कर देते हैं, c से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास देखो भाई हमने क्या किया, c से मल्टीप्लाई किया, c से डिवाइड किया, अंडर द रूट में हमारे पास c जाएगा तो c² हो जाएगा। अब ऊपर क्या आ गया, hc आ गया, नीचे क्या आ गया, 2mec² ev हो गया। mc² क्या होता है हमारे पास, mc² हो गया हमारे पास रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, और hc की वैल्यू क्या होती है, 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। स्टैंडर्ड होती है भाई, ये आपको भी याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, क्या हो गया, एच तो हो गया हमारा 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई की वैल्यू ये हो गई। सारी वैल्यू जब हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 12.27 अपॉन में √v इंटू 10⁻10 मीटर हो गया। ठीक है, 10⁻10 मीटर क्या होता है, अंगस्ट्रॉन होता है। तो क्या वैल्यू आ गई भाई हमारी कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 12.27 डिवाइड बाई √v एंगस्ट्रॉन। ठीक है भाई, तो ये रिमेंबर रहना चाहिए। इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, अंडर द रूट 150 अपॉन में v, ऐसे भी लिख सकते हैं भाई। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो भी वही आएगा और वैसे सोल्व करेंगे तो भी यही आएगा भाई। ठीक है, तो देखो भाई हमारे पास क्या हो जाता है, वेवलेंथ कितना हो जाएगा, 12.27 अपॉन में √v आ जाएगा एंगस्ट्रॉन, या फिर अंडर द रूट 150 डिवाइड बाई v एंगस्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब निकालते हैं किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। ठीक है, प्रोटॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, मास ऑफ प्रोटॉन देखो हमारे पास क्या था, 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। क्या जो हमारा चार्ज है वो कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो अब हमारे पास जो वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन है वो क्या हो जाएगा भाई, जब हम यहाँ पे पुट करते हैं h अपॉन में अंडर द 2me हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला हम लास्ट पेज पे ड्राइव किया था। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, c से मल्टीप्लाई, c से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, hc अपॉन में हो जाएगा अंडर द रूट 2mpc² ev हो गया भाई। ठीक है, c हमारे क्या हो जाएगा, अंडर द रूट में आएगा तो c² हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन हो गई। रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन कितनी होती है, 938.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, और एच की वैल्यू वही है, 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। सारी वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा हमारा 0.282 डिवाइड बाई √v एंगस्ट्रॉन। ठीक है भाई, ये हमारा क्या हो गया, प्रोटॉन के लिए वेवलेंथ आ गया, रिमेंबर। फिर आता है भाई हमारा अल्फा पार्टिकल के लिए। अब अल्फा पार्टिकल के लिए हमारे पास क्या ऐसी वैल्यू होती है, ये देखो हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल है भाई उसका जो मास है वो क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है भाई। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। ठीक है,
हमें ये नहीं लिखते कि जो अल्फा क्या होता है भाई। वैसे हम देखो अल्फा कैसे लिखते हैं, 2He4 लिखते हैं, मतलब हीलियम का चार्ज 2 हो गया, मास कितना हो गया 4 हो गया। तो हीलियम में और अल्फा पार्टिकल में क्या होता है, हीलियम होता है भाई हमारे पास एक एटम होता है। हीलियम क्या होता है, एटम होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन जो अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम एटम का न्यूक्लियस होता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम एटम का न्यूक्लियस होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये रिमेंबर रहना चाहिए भी कि अल्फा पार्टिकल और हीलियम में क्या डिफरेंस होता है। अल्फा पार्टिकल इज ओनली न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा पार्टिकल का जो मास क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और हमारे पास जो चार्ज हो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारे पास देखो भाई सारी वैल्यू जब हम पुट करते हैं हमारे पास, तो हमें क्या वैल्यू मिल जाती है, वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल हो जाएगा 0.101 अपॉन में रूट वी एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 0.101 अपॉन में रूट वी एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी न्यूट्रॉन के लिए देखो भाई, न्यूट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, KBT क्या हो जाएगा, KBT। KB क्या हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है भाई। ठीक है, अब देखो हमारे पास हमने क्या लिया, KBT, यहाँ पे डिफरेंट लिया भाई। डिफरेंट क्यों लिया, इसका रीजन क्या है, देखो हमारे पास अब तक हमने क्या क्या लिया भाई, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। अगर हम उनको इनके बीच में रखते हैं तो ये मूव करते हैं भाई, वी वेलोसिटी के साथ क्या करते थे, मूव करते थे। बट जब हम न्यूट्रॉन को इसके बीच में रखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रखते हैं, तो ये मूव नहीं करेगा। मूव क्यों नहीं करेगा, क्योंकि दिस इज द न्यूट्रल पार्टिकल। अब न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ये न्यूट्रल होता है, तो ना तो इसमें कोई फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो इसलिए भी हमें क्या करना पड़ता है, इसको थर्मल एनर्जी देना पड़ता है। ठीक है, हैंस टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन वी प्रोवाइड हीट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और हीट प्रोवाइड करेंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन कितनी मिलती है, KBT मिलती है भाई। ठीक है, तो हमारा जो वेवलेंथ है कितना हो जाएगा न्यूट्रॉन का, लैम्डा n बराबर हो जाएगा H अपॉन में √2m KBT। ठीक है, जहाँ जहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी लिखते थे वहाँ पे हमने क्या लिख दिया, KBT हो गया। ठीक है, ऐसे ही फॉर मोनो एटॉमिक गैस के लिए देखो भाई, अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन थ्योरम काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ KBT होता है। बट हमारा जो मोनो एटॉमिक गैस है, मतलब सिंगल पार्टिकल्स है, उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3 होता है भाई। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये फॉर्मूला क्या, 3n-k, जिसको फुल डिटेल में हम क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितना होता है, 3 होता है। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर मोनो एटॉमिक गैस कितना हो जाएगा, 3/2 KBT हो जाएगा। 1 डिग्री के लिए हमारा 1 डायरेक्शन के लिए हाफ KBT है, और तीनों डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, 3 इंटू में हाफ KBT, मतलब x एक्सिस के लिए हाफ KBT, y एक्सिस के लिए हाफ KBT, z एक्सिस के लिए हाफ KBT। तो तीनों को मिला के क्या हो जाएगा, 3/2 KBT हो जाएगा। ठीक है, तो हम जहाँ जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 3/2 KBT पुट कर देंगे। तो देखो हमारे पास ई के क्या हो जाएगा, 3/2 KBT हो गया। तो लैम्डा जी मोनो एटॉमिक गैस पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, H अपॉन में √2m हो जाएगा। तो H अपॉन में क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के जगह पे 3/2 KBT पुट करेंगे, सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जो लैम्डा जी बराबर क्या हो जाएगा, H अपॉन में √3m KBT हो जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं भी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए। ठीक है, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल अब तक हमने जो जैसे निकाला था कि हमने मान कर चले कि हमारे पास जो स्पीड है वो हमारे पास क्या है, नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन है। ठीक है, अब हमारे पास क्या पढ़ेंगे, हम रिलेटिविस्टिक मोशन के लिए पढ़ेंगे। तो रिलेटिविस्टिक मोशन के लिए देखो भाई, हमारे पास जो रिलेटिविस्टिक मोशन होता है उसमें हम क्या यूज करते हैं, एनर्जी मोमेंटम रिलेशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। इस इक्वेशन को याद कर लो भाई अच्छे से, दिस इक्वेशन इज नोन एज एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। रिलेटिविस्टिक मोशन के लिए अगर कहीं पे यूज की जाती है तो ये इक्वेशन यूज की जाती है भाई। ठीक है, और एक बात और भी रिमेंबर रहनी चाहिए, हम नॉन रिलेटिविस्टिक के केस में हम जो काइनेटिक एनर्जी लेते हैं वो क्या लेते हैं, p²/2m लेते हैं। क्या लेते हैं, p²/2m, या मैं कह सकता हूँ कि ½ mv² लेते हैं। बट भाई रिलेटिविस्टिक मोशन के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो ये नहीं ले सकते हम कि p²/2m या लाइक ½ mv², ये नहीं होती भाई। रिलेटिविस्टिक मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी की पूरी फॉर्म होती है भाई। ठीक है, बहुत लेंथी फॉर्म होती है, वो हम आगे नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। तो अब देखो भाई हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है भाई, एनर्जी ऑफ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल इन टर्म ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, E² बराबर हो जाएगा p² c² प्लस m0 का स्क्वायर c की पावर 4। दिस इक्वेशन इज नोन एज
एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जो ई है वो क्या आ जाता है, ई बराबर हो जाएगा अंडर द रूट एम नोट का स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया भाई। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, एम नोट सी स्क्वायर बाहर कॉमन आउट निकाल लिया, कॉमन आउट निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस पी स्क्वायर डिवाइड बाई एम नोट का स्क्वायर सी स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, ये बच गया भाई। अब देखो हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है भाई, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स की पावर एन क्या हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर। एक्स की जगह पे तो ये फॉर्म है भाई, पी स्क्वेयर डिवाइड बाई एम नोट स्क्वेयर सी स्क्वेयर। एन की जगह पे क्या है, हाफ है। तो हमने क्या किया भाई, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी भाई। ठीक है, जब हम सारी वैल्यू पुट कर देते हैं और इसको ओपन करते हैं तो हमें ये फॉर्म मिलती है भाई। ठीक है, ई बराबर हो जाएगा एम नोट सी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर बाई 2 एम नोट माइनस का 1/8 पी की पावर 4 डिवाइड बाई एम नोट क्यूब सी स्क्वेयर हो गया। ठीक है, अब देखो भाई ई बराबर है एम नोट सी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर बाई 2 एम नोट माइनस 1/2 एम नोट पी स्क्वेयर बाई 2 एम नोट सी का होल स्क्वेयर प्लस सो ऑन। अब मैं आपको बताता हूँ भाई कि हमारे पास जब नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन होता है तो उसमें जो हमारे पास टोटल एनर्जी है वो क्या होती है, रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, रेस्ट मास एनर्जी क्या होती है एम नोट सी स्क्वेयर, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है पी स्क्वेयर बाई 2 एम नोट। बट इन केस ऑफ रिलेटिविस्टिक मोशन रेस्ट मास एनर्जी तो होगी एम नोट सी स्क्वेयर, बट जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, वो क्या होगी, ब्रॉड फॉर्म होगी भाई। ठीक है, वो देखो हम कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखो भाई। देखो भाई हमारे पास क्या है, नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन के लिए, नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन में हमारे पास जो स्पीड है वो क्या होती है, वेरी 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 लेस देन होती है स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है, अब देखो भाई स्पीड ऑफ लाइट सी है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है भाई। ठीक है, बहुत ज़्यादा है तो हायर टर्म तक जो हमारे पास सी डिनोमिनेटर में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आगे सब कुछ नेगलेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सी क्या है, बहुत बड़ा है, सी बड़ा है तो हमारे पास नेगलेक्ट हो जाएगी हायर टर्म्स, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा एम नोट सी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर बाई 2 एम नोट। ठीक है, यही मैंने बताया था नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन के लिए क्या होता है, रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है पी स्क्वेयर बाई 2 एम नोट। ठीक है, बट इन केस ऑफ रिलेटिविस्टिक मोशन हायर टर्म कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड बिकॉज बी बराबर है सी। अब देखो भाई पी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। ऊपर भी देखो वी स्क्वेयर है, नीचे क्या है सी स्क्वेयर है, और दोनों क्या है इक्वल है, तो हायर टर्म नेग्लेक्ट नहीं होंगी, आगे तक जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास जो ई है वो क्या हो जाएगा एम नोट सी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर बाई 2 एम नोट माइनस का हाफ ऑफ 2 एम नोट पी स्क्वेयर बाई 2 एम नोट सी का होल स्क्वेयर प्लस सो ऑन। अब ये तो हमारी हो गई रेस्ट मास एनर्जी, और बची हुई आगे तक जहाँ तक ये जाएगी भी इस सारी फॉर्म को क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो ये रिमेंबर रहेगा, रिलेटिविस्टिक मोशन में कभी भी ये मत लिख देना कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है पी स्क्वायर बाई 2 एम नोट, नहीं ये गलत हो जाएगा। रिलेटिविस्टिक मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये पूरी आगे तक होती है भाई। ठीक है, तो ई बराबर क्या हो गया हमारा, रेस्ट मास ऑफ एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसलिए ई बराबर क्या हो जाएगा, रेस्ट मास एनर्जी तो एम नोट सी स्क्वायर होगी, काइनेटिक एनर्जी को हमने लिखा ई के से। ठीक है, ई की क्या हो गया, ई माइनस का एम नोट सी स्क्वेयर, काइनेटिक एनर्जी फॉर रिलेटिविस्टिक मोशन। ठीक है, ई किसके बराबर होता है भाई, एम सी स्क्वेयर के बराबर होता है, ये एम नोट सी स्क्वेयर हो गया प्लस ई के हो गया। ठीक है, यहाँ से हम और फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन का यूज करके। देखो हमने यही फॉर्म उठा ली भाई, ई बराबर है एम नोट सी स्क्वेयर प्लस ई के। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई स्क्वेयर बराबर हो जाएगा एम नोट सी स्क्वेयर प्लस ई के का स्क्वेयर हो गया। अभी अभी हम पढ़ के आए थे कि जो ई है वो क्या होता है पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस एम नोट का स्क्वेयर सी की पावर 4। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा एम नोट का स्क्वेयर प्लस सी की पावर 4, हमने इसको ओपन कर दिया भाई, इसका स्क्वेयर को ओपन कर दिया, एम नोट का स्क्वेयर सी की पावर 4 प्लस ई स्क्वेयर के हो गया प्लस 2 ई के एम नोट सी स्क्वेयर। ठीक है, तो हमारे पास देखो भाई यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, इससे हमारा ये कैंसिल हो गया भाई। ठीक है, बची हुई टर्म हमने लिख दी, पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर बराबर हो गया ई स्क्वेयर के प्लस 2 ई एम नोट सी स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो भाई हमारा पी सी बराबर क्या हो गया, अंडर द रूट ई के हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, मतलब काइनेटिक एनर्जी हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच गया ई के प्लस 2 एम नोट सी स्क्वेयर बच गया भाई। ठीक है, अब देखो भाई हमारे पास लैम्डा क्या होता है, एच बाई पी होता है, लैम्डा क्या होता है एच बाई पी होता है भाई हमारा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट की है, पी सी की वैल्यू फाइंड आउट की है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई सी, तो ऊपर हो जाएगा एच सी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा पी सी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास पी सी की वैल्यू ये है, हम पुट कर देंगे और सोल्व कर देंगे भाई। देखो कैसे,
देखो भाई लैम्डा बराबर क्या था, एच सी अपॉन में पी सी हो गया था। एच सी अपॉन में पी सी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, अंडर द रूट ई के इंटू में ई के प्लस 2m0c² हो गया। ठीक है, वेवलेंथ फॉर रिलेटिविस्टिक मोशन के लिए आ गया। ठीक है, हम इस फॉर्मूले से भी क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन के लिए निकाल सकते हैं। कैसे, देखो भाई हमारे पास पहले तो ये नोट देखो भाई, ये नोट क्या कहता है, इफ गिवन एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, इफ गिवन एनर्जी ई के लेस देन होगा रेस्ट मास एनर्जी। ठीक है, लेस देन होगा किससे, रेस्ट मास एनर्जी से, देन वी यूज नॉन रिलेटिविस्टिक केस। ठीक है भाई, मतलब काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी में यदि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो हम नॉन रिलेटिविस्टिक केस यूज करेंगे। बट अगर काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होंगी तो हम क्या करेंगे, रिलेटिविस्टिक केस यूज करेंगे। अब ये कैसे आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, देखो भाई हमारा क्या रिलेटिविस्टिक मोशन ये है। मैं कह रहा हूँ यदि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है और रेस्ट मास एनर्जी है, अगर इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब रेस्ट मास एनर्जी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू काइनेटिक एनर्जी। अब इस फॉर्मूले में देखो भाई ई के प्लस 2m0c² है। यदि m0c² मतलब रेस्ट मास एनर्जी ई के से बहुत 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 ज़्यादा होगी तो जो अंदर की टर्म है ये ई के प्लस 2m0c², इसको हम सिर्फ ये लिख सकते हैं 2m0c², क्योंकि ई की क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है, नेगलेक्ट हो जाएगा इसके कंपेयर में। मैंने यहाँ पे कर भी रखा भाई, देख कैसे सॉल्व कर भी रखा है। ठीक है, तो ई के नेगलेक्ट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, एच सी अपॉन में अंडर द रूट ये वाला ई के और 2m0c² बचेगा। ठीक है, सी हमारे पास ऊपर नीचे से हम कट कर देंगे तो सिंपल फॉर्म बचेगी एच अपॉन में अंडर द रूट 2m के। यही थी भाई हमारी नॉन रिलेटिविस्टिक के केस में जो फॉर्म आई थी, यही फॉर्म आई थी भाई। ठीक है, और रिलेटिविस्टिक के केस में हमारे पास ई के और m0c² दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होंगे तो ये पूरा फॉर्मूला लगेगा भाई। ठीक है, तो रिमेंबर रहना चाहिए भाई, यदि गिवन एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस यूज करेंगे, और यदि गिवन एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे, रिलेटिविस्टिक केस यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन भी कर रखा भाई, देखो हमारे पास क्या भाई, डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी कितनी दे रखी है, 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। ठीक है, डी ब्रोई वेवलेंथ कितनी दे रखी है इलेक्ट्रॉन की, 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। एक केस तो ये है, और सेकंड में कह रहा है कि डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन ऑफ एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है भाई। ठीक है, अब देखो भाई हमारे पास क्या है, दो चीज़ें तो दे रखी हैं। ठीक है, एनर्जी हमारे पास क्या है, दो चीज़ दे रखी है। ये काइनेटिक एनर्जी किसकी दे रखी है, इलेक्ट्रॉन की। ये काइनेटिक एनर्जी किसकी दे रखी है, प्रोटॉन की दे रखी है। ठीक है, और कह रहा है कि दोनों की वेवलेंथ निकालो। बट अब हमें ये नहीं पता कि हम इनमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, मतलब रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला यूज़ करें या नॉन रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला यूज़ करें। तो उसके लिए भाई ये हमारे पास मैंने जो नोट लिखवा रखा है ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो अब हमारे पास क्या भाई, इलेक्ट्रॉन है, एक तरफ हम इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लेते, एक तरफ हम प्रोटॉन के लिए निकाल लेते भाई। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए देखो भाई, इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी क्या होती है, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, अगर इसको हमारे पास देखो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है, किस में दे रखी है, किलो में, तो इसको भी किलो में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको 0.511 इंटू में 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अगर किलो में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 0.511 इंटू 10⁻³ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो पॉइंट हट के हमारे पास 1000 से 1000 का कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा, 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच जाएगा भाई। ठीक है, अब देखो गिवन एनर्जी है 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रेस्ट मास एनर्जी 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऑलमोस्ट दोनों क्या भाई, इक्वल है। ठीक है, क्या है, दोनों इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, रिलेटिविस्टिक केस को यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, रिलेटिविस्टिक केस यूज़ करेंगे। ऐसे भाई प्रोटॉन का देख लो, रेस्ट मास एनर्जी है प्रोटॉन की कितनी होती है हमारे पास, 938.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी होती है, 938.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और गिवन एनर्जी कितनी दे रखी है, 1 मेगा। अब कितना ज़्यादा डिफरेंस है भाई, देखो गिवन तो है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और काइनेटिक रेस्ट मास एनर्जी होती है 938.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है हमारे पास। तो गिवन एनर्जी लेस देन क्या है, रेस्ट मास एनर्जी, तो इसमें हम क्या करेंगे, नॉन रिलेटिविस्टिक केस यूज़ करेंगे। तो हमारे पास सारी वैल्यू गिवन है भाई, सिर्फ हमें क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। देखो एच सी क्या होता है, एच सी होता है 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
एम नॉट सी स्क्वायर क्या होता है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे कितना हो जाएगा 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई की कितना दे रखा है 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही इसमें भी सारी वैल्यू दे रखी है। एच सी की वैल्यू होती है 1240 नैनो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एम नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, मतलब रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन दे रखा है 938.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो गिवन है ई की वैल्यू क्या है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सारी वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। देखो हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो भाई हमने क्या किया, इसको सोल्व किया। यहाँ से हमने जब इनको सोल्व किया सारी वैल्यू हमने पुट की भाई, ठीक है। आप देख सकते हैं हमने सारी वैल्यू पुट कर रखी है भाई, ठीक है। यहाँ पे हमारा नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम किस में बदल देते हैं, मीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है। ये ऐसे हमारे पास सोल्व कर रखा है हमने, देखो सारी वैल्यू ओपन कर रखी है, ठीक है। लास्ट में हम क्या करते हैं, मीटर की फॉर्म में बच जाता है, ठीक है। ये भी मीटर की फॉर्म में, ये भी मीटर की फॉर्म में। और हमारे पास जो वेवलेंथ है वो कितनी आ जाती है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है वो आ जाती है 0.613 एंगस्ट्रॉन। और जो प्रोटॉन की वेवलेंथ है वो कितनी आ जाती है 0.00028 एंगस्ट्रॉन आ जाती है, ठीक है भाई। और एक बार और नेक्स्ट पेज पे देखो, देखो हमारे पास क्या, फाइंड द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ सेम एनर्जी। हमारे पास क्या दे रखे है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दे रखा है भाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दे रखा है। तो एक बार ये क्वेश्चन बच गया, ये वाला देख सकते हो। देखो भाई हमारे पास ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एंड कमेंट ऑन रिजल्ट। इसमें क्या रखा है कि डी ब्रोग वेवलेंथ है बाल की कितनी दे रखी है 10 ग्राम। हमें डी ब्रोग वेवलेंथ निकालनी है बाल की, ठीक है, जिसका मास कितना दे रखा है 10 ग्राम दे रखा है। और कह रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। और कमेंट दो, कमेंट क्या देना है कि हमारे पास इसका जो डी ब्रोग वेवलेंथ है हम देख क्यों नहीं पा रहे हैं, ठीक है। मतलब हमारे पास जो प्रैक्टिकल लाइफ में लाइक हम कार, ट्रक, हवाई जहाज, रेलगाड़ी ये मूव करते हैं, हम इनकी वेव को देख क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें पता है एवरी मैटर पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट होती है। तो हम इनकी वेव को देख क्यों नहीं पाते हैं, जबकि स्मॉल पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनके साथ जो वेव एसोसिएट होती है हम इनको इजीली देख लेते हैं। मतलब हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, बट इनके साथ जो वेव होती है वो हम उनको देख सकते हैं। बट हमारे पास जो ट्रक, रेलगाड़ी, इनके साथ जो वेव एसोसिएट होती है इनको हम नहीं देख पाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, ये देखो भाई। वी नो लैम्डा बराबर क्या होता है एच बाई पी होता है, ठीक है। एच पी क्या हो जाएगा एम वी हो जाएगा। हमारे पास एम की वैल्यू 10 ग्राम, मतलब 10 इंटू 10 की माइनस का 3 किलोग्राम हो गया। वी बराबर है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू सारी हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलता है 10 की माइनस का 33 मीटर मिलता है भाई, ठीक है। विच इज़ वेरी 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 स्मॉल हो गया, ठीक है। कितना हो गया, वेरी वेरी स्मॉल हो गया। इट मीन्स वेव एसोसिएट विद ऑल मेटल पार्टिकल्स बट इट इज़ नॉट ऑब्जर्वेबल फॉर मैक्रो पार्टिकल। मैक्रो पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट होती है हम उनको नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि उनका जो वेवलेंथ होता है वो वेरी 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 स्मॉल होता है भाई, ठीक है। इसलिए हम नहीं देख पाते। तो ये रीज़न है भाई कि हमारे पास जो बड़े बड़े हैं जिनका जितना ज़्यादा वेट होगा ना भाई हम उनको नहीं देख पाएंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा वेट होगा हम उनके साथ जो वेव लेंथ, जो हमारे पास वेव एसोसिएट होगी उनका जो वेव का वेव लेंथ होगा वो उतना ही स्मॉल होगा, ठीक है। लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मास होता है, तो उतना ही क्या होगा, स्मॉल होगा। तो हम इसलिए उन वेव को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो फिर देखो भाई, द डी ब्रोग वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज ट्वाइस ऑफ अल्फा पार्टिकल देन ई पी अपॉन में ई अल्फा निकालो, ठीक है। क्या कह रहा है, डी ब्रोग वेवलेंथ दे रखा है प्रोटॉन का इज ट्वाइस है अल्फा पार्टिकल से, ठीक है। तो देखो भाई कंडीशन क्या दे रखी है, लैम्डा पी बराबर है 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा अल्फा, ठीक है। मैंने अभी बताया कि जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मास के होता है। मतलब जितना कम मास होगा उसका वेवलेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। अब प्रोटॉन है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में किसका मास ज़्यादा होता है, अल्फा पार्टिकल का मास ज़्यादा होता है। तो अल्फा पार्टिकल का वेवलेंथ कम होगा, प्रोटॉन का वेवलेंथ ज़्यादा होगा। तो इसने भी यही बता रखा है कि हमारे पास क्या है, वेवलेंथ प्रोटॉन का वो 2 टाइम्स ऑफ क्या है, अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। तो हमारे पास देखो भाई फॉर्मूले में हम पुट करते हैं, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच अपॉन में अंडर द रूट 2 एम पी ई पी बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एच अपॉन में 2 एम अल्फा ई अल्फा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं भाई, ठीक है। हमें पता है कि जो एम अल्फा होता है वो क्या होता है, 4 ऑफ एम पी होता है। तो हमने सारी वैल्यू पुट कर दी और हमने क्या ई अल्फा बाई ई पी का रेशो निकालना था, तो दोनों क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, ठीक है भाई। तो हमारा एक क्वेश्चन और बचता है, नेक्स्ट पेज पे वो देखते हैं। ये हमारे पास क्या रखा है कि फाइंड ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ सेम एनर्जी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन
ठीक है। ये कह रहा है कि हमें ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ निकालना है, जबकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इनकी जो एनर्जी है वो सेम है, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है, सबकी सेम है। तो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ निकालो, ठीक है। गिवन हमारे पास ई ई पी ई एन तीनों के जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी वो क्या है, सेम है, तो हम ई के मान लेते हैं, ठीक है। हमने तीनों के लिए फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है। अब तीनों के लिए हमारे पास एनर्जी सेम है, तो इसमें भी ई के, इसमें भी ई के, इसमें भी ई के, ठीक है। हमारे पास एच 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 मतलब जो भी हमारे पास कांस्टेंट है ये सब कांस्टेंट हो गया। तो हम देख रहे हैं कि जो लैम्डा वो सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, रूट ऑफ एम की है एट सेम एनर्जी के ऊपर, ठीक है। अब हमें पता है भाई सबका मास पता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन ये होता है भाई हमारे पास 1.6749 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन क्या था, 1.6726 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। रिमेंबर भाई यहाँ पे क्या हमारे पास 49 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है 26 है, ठीक है। सिर्फ यही डिफरेंस होता है इसमें। और मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻13 किलोग्राम होता है, ठीक है। तो हमारे पास जितना ज़्यादा मास होगा उसका उतना ही कम वेवलेंथ होगा, और हमारे पास जितना कम मास होगा उसका वेवलेंथ उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखो भाई हमारे पास मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सबसे ज़्यादा होता है, फिर मास ऑफ प्रोटॉन होता है, फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम कहेंगे कि जो मास वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, फिर वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन होता है, फिर वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो हमारे पास देखो भाई द मूविंग मेटेरियल पार्टिकल्स शो वेव नेचर, इट इज़ ओनली हाइपोथेसिस ऑफ डी ब्रोई, ठीक है। डी ब्रोई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस फिनोमेना बाय एक्सपेरिमेंट। ये कह रहा भाई कि हमारे पास जो डी ब्रोई था उसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं दिया, सिर्फ हाइपोथेसिस दिया था कि हमारे पास ऐसे कोई भी मूविंग पार्टिकल होगा उसके साथ क्या होगा, वेव एसोसिएट होगा। इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो किसने दिया था, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय डेविसन एंड जर्मर एंड जीपी थॉमसन मेथड, ठीक है। इन्होंने हमें इन एक्सपेरिमेंट की हेल्प से क्या बताया था कि एवरी मैटर पार्टिकल के साथ क्या होता है, वेव एसोसिएट होती है भाई, ठीक है। तो अपनी वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं भाई। ओके, थैंक यू।